कैपेसिटर के चैप्टर में हम लोगों को शुरू में जो स्टार्ट करना है, अलग अलग शब्दों का मीनिंग समझना। एक शब्द है कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर। टू होल्ड चार्ज। कैपेसिटी कितना इलेक्ट्रिक चार्ज को वो रख सकता है, उसकी क्या कैपेसिटी है, ये चीज। दूसरी चीज हमको पढ़ना है कैपेसिटेंस का क्या मतलब होता है, कैपेसिटेंस। और तीसरा शब्द कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर। ये तीनों शब्दों में अंतर आपको अलग अलग समझ में आना चाहिए। तो शुरू करते हैं सबसे पहले कैपेसिटी। एक शेल को, एक बॉल को, स्फीयर को हम चार्ज देते चले गए। इसको हमने चार्ज दिया 1 माइक्रोकूलम, 2, 3, 4, ये चार्ज देता चला गया। चार्ज जब ये लेगा तो इसके पोटेंशियल का क्या होगा, पोटेंशियल विल गो ऑन इंक्रीजिंग अकॉर्डिंग टू रिलेशन q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। इसका रेडियस r है, इसको चार्ज q देते जाते हैं, इसका पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। ओके, हम इसको देते गए और हमने इसका चार्ज दे दिया 1000। अभी ये और चार्ज देगा और हमने इसको दे दिया 10,000 मिलेगा। जैसे जैसे चार्ज देते जाते हैं इसका पोटेंशियल बढ़ते जाता है। सपोज ये 10,000 इसका वोल्टेज भी हो गया। अब हमने इसको और चार्ज किया, एक चार्ज और दिया, तो ये हो गया 10,001। तो इसका पोटेंशियल भी कितना हो गया, ये भी हो गया 10,001। अब दिस पोटेंशियल इज ए वेरी हाई पोटेंशियल। मान लो अब इसके चारों तरफ एयर, अगर हम इसको चार्ज देते हैं तो ऐसे पोटेंशियल बढ़ता है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ बढ़ेगा। जब ये यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता है तो एयर पे क्या असर होता है उसको देखिए। एयर का एक एटम हमने पता, इसमें भी नाइट्रोजन, इसमें भी ऑक्सीजन, ये दो ही ज्यादा होते हैं। तो यहाँ पर एयर का एक एटम लिया, इस एयर के एटम को कंसीडर करिए, इसके न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्जेस हैं और यहाँ पर नेगेटिव चार्जेस। इस स्फीयर को हम चार्ज देते जा रहे हैं, प्लस 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 करते जा रहे हैं। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों हाई होते जा रहे हैं। ये क्या करता है, इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है। ओके, जब इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है तो ये पॉजिटिव चार्ज में भी इसको अट्रैक्ट करके रखो, तो ये वाले पॉजिटिव चार्ज का फोर्स यहाँ बहुत ज्यादा है और ये उस इलेक्ट्रॉन को नहीं छोड़ता। जब ये खींचेगा तो ये इस इलेक्ट्रॉन को ये नहीं छोड़ेगा क्योंकि अंदर की तरफ फोर्स ज्यादा है। तो क्या होगा, इस प्लस को ये माइनस नहीं मिलेगा, ये प्लस अपनी जगह खड़ा रहता है। और हमने प्लस दिया, इसकी ताकत और बढ़ गई। ताकत बढ़ते बढ़ते कितनी हो गई, 10,001 चार्ज पे इसका पोटेंशियल कितना हो गया, 10,001, या इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए इसको E की वैल्यू कितनी हो गई, 10,001। इतना ज्यादा जब हो जाता है तो इन दोनों में टग ऑफ वॉर चलता रहता है। ये एयर का एक एटम है, एयर के एक एटम में ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ये इसको अपनी तरफ फोर्स लगा रहा है। ये वाला जो फोर्स होता है ये करीब करीब होता है 10⁶। इतना फोर्स होता है। यहाँ पर ये बड़ा वाला ये शेल है, इसके यहाँ पर प्लस इकट्ठे हुए। अब ये जो प्लस हम और देते जा रहे हैं तो ये इस माइनस को अपनी तरफ खींच रहे हैं, ये पावर भी बढ़ती जाएगी। क्यों बढ़ती जाएगी, क्योंकि हम चार्ज कर रहे हैं। ये पावर पहले थी 100 न्यूटन, 200, 300, 1 लाख और उसके बाद 10 लाख। जैसे ये ताकत इतनी ज्यादा पहुंच जाती है 10⁶, ये इधर खींचेगी। अब दोनों तरफ फोर्स कितना हो गया, 10⁶। अब यहाँ पर एक चार्ज आप और दीजिए, इसका पलड़ा भारी हो जाएगा, इधर का वोल्टेज ज्यादा होगा, ये फिर क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा।
हम उस पेज पे यहाँ पहुंच गए। हमने कितना चार्ज किया हुआ 10,000, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 10,000। एक चार्ज और दिया, ये कितना हो गया 10,001, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना हो गया 10,001। उसने यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को खींच लिया। अब उसके बाद की सिचुएशन सोचिए, इसने जब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को खींच लिया तो इसका चार्ज कितना हो जाएगा। हमने इसको एक देके 10,001 किया था, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इतना हुआ था, उसके कारण उसकी पावर बढ़ गई थी, पावर के कारण उसने एक नेगेटिव चार्ज खींच लिया, एक नेगेटिव चार्ज खींच लिया तो चार्ज वापस कितना रह गया 10,001। और इसका पोटेंशियल फिर से कितना हो गया 10,000, या इसका इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत कितनी हो गई 10,000 न्यूटन पर कूलम। ये अब हमने क्या किया, वोल्टेज बढ़ाने के लिए फिर से इसको एक चार्ज दिया, एक चार्ज देके इसको क्या कर दिया 10,001। अब इसने क्या किया, यहाँ पर एक दूसरा एटम है, इसके इलेक्ट्रॉन को खींच लिया क्योंकि इसकी ताकत बढ़ी, उस इलेक्ट्रॉन को खींच लिया, फिर -1, तो ये कितना हो गया 10,000। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो 10,001 हुआ था, एक चार्ज कम हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड फिर 10,000। यही प्रोसेस चलती जा रही है। क्या होते जा रहा है, हम चार्ज देते जा रहे हैं पर वोल्टेज नहीं। इस तरह से एक लिमिट आ जाती है कि वो चार्ज लेता है, वोल्टेज नहीं बढ़ती है। अगर चार्ज लेता है, वोल्टेज नहीं बढ़ती तो चार्ज कहाँ जाता है। देखिए इस एटम के पास पहले नेट चार्ज कितना था 0। जब इसका एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो इसके पास कैसा नेट चार्ज आ गया प्लस, इसके पास कैसा नेट चार्ज आ गया प्लस। ये दोनों चार्ज, दोनों के पास प्लस आया, हमने प्लस किसको दिया था बड़े वाले गोले को दिया, लेकिन हम देखते क्या है कि बड़े वाले गोले के पास अभी भी कितना है 10,000, और हमारे दोनों दिए हुए प्लस कहाँ पहुंच गए एयर में पहुंच गए। क्यों, ये है वो एग्जांपल कि एक ग्लास में आप पानी भरते जाइए और 1 लीटर का ग्लास है, 1 लीटर पानी भर गया, उसके बाद आपने 2 सीसी पानी और डाला, वो कहाँ जाएगा, बह जाएगा, बह के लीक हो जाएगा, और ग्लास में कितना रहेगा 1 लीटर 1000 सीसी, वो हमने यहाँ पहुँचा दिया 10,000। इसके बाद हम जो देते जाएंगे वो हमको दिखता है कहाँ एयर को पहुँच गया, बाहर पहुँच गया, तो ये लीक हो गया। So, अब समझिए every conductor has a limit for filling the charge. If charge is given beyond this limit, its potential or its electric field becomes so high that the charge leaks out and it ionizes the air which is in contact. फिर से इस सेंटेंस को सुनिए। When charge is given to a conductor, its potential increase. When the potential becomes very high, equal to the electric strength of the air, then if further charge is given, the air atom gets ionized. Gets ionized का मतलब loses electron. It gets ionized and the charge leaks out. Therefore, we cannot fill charge anymore. If we cannot fill charge anymore, we cannot increase the potential, we cannot increase the electric field anymore. That is limit, and that limit is known as capacity. ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई। हमारा क्वेश्चन इस तरह का इसमें हो सकता है, कैन वी गिव अनलिमिटेड चार्ज टू ए कंडक्टर? आंसर क्या होगा? नो, we cannot give unlimited charge to a conductor. We can give it a charge only up to the limit before it starts leaking. What is leaking of charge? The air molecules which are in contact with the conductor will get ionized. That shows the charge is getting leaked out and it will not take any further charges. That is capacity of a conductor. ये होता है कंडक्टर की कैपेसिटी। ठीक है, उसका चार्ज फुल हो जाता है। तो ये शब्द हो गया कैपेसिटी। अगला शब्द देखिए कैपेसिटेंस। ओके, कैपेसिटी के बारे में हम समझ गए, ये फैक्ट आप समझ गए कि किसी भी बॉडी को हम चार्ज रख सकते हैं लेकिन एक लिमिट से ज्यादा।
वो लिमिट क्या है? जब तक वो लीक होना शुरू हो जाएगा। हाँ, एक चीज हम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि यहाँ से हमने एयर को हटा दिया, एयर को हटा के इस पूरे को माइका में लपेट दिया। अगर हमने इसको माइका में लपेट दिया तो ये जो 10⁶ में इलेक्ट्रॉन को छोड़ता था, माइका 10⁶ में नहीं छोड़ता, वो 10⁻⁷ में छोड़ता। ये उसकी ताकत कितनी? 10⁻⁷। अब हम इसको 10⁶ के बाद 1 2 3 और बढ़ाते देखते हैं, ये नहीं खींचता। अगर ये इसको नहीं खींचता है मतलब ये चार्ज को भर लेता है अपने में। अब इसकी वोल्टेज कहां तक चली जाएगी? 10⁻⁷ तक चली जाएगी। ये किसका असर है? ये मीडियम का इफेक्ट। तो मीडियम का इफेक्ट क्या होता है? व्हेन वी चेंज द मीडियम, देन मीडियम हैज गॉट ए लार्जर डाइलेक्ट्रिक फोर्स, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, देन व्हाट विल हैपन? द पोटेंशियल कैन बी इंक्रीज्ड अप टू दैट लेवल। अगर इसका पोटेंशियल हम ज्यादा बढ़ा सकते हैं मतलब ये ज्यादा चार्ज को अपने में समेट सकता है। अब इसी पर एक और इंटेलिजेंट क्वेश्चन बना, अगर हम इसको ऐसी जगह पर ले जाएं जहां चारों तरफ वैक्यूम, वैक्यूम है मतलब वहां एयर भी नहीं है, कोई भी पार्टिकल नहीं है, तो इसकी कैपेसिटी कितनी हो जाएगी? नहीं, इंफिनिटी, उल्टा 1/c इंफिनिटी। क्यों? आप चार्ज दीजिए तो वो लीक करने के लिए तो कोई है ही नहीं बात। भले इसका पोटेंशियल 1 लाख हो जाए, भले 1 करोड़ हो जाए, इलेक्ट्रॉन खींचने के लिए इसके पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, क्योंकि बाहर कुछ नहीं, इसलिए इसको कितना चार्ज हम दे सकते हैं? इंफिनिटी। सो इफ ए कंडक्टर इज प्लेस्ड इन वैक्यूम, हाउ मच इज इट्स कैपेसिटी? इंफिनिटी। देन वी कैन गिव एनी अमाउंट ऑफ चार्ज। ओके, तो इस तरह से इसके क्वेश्चन ये अब आपको समझ में आएगा व्हाट इज कैपेसिटी और ये किस पर डिपेंड करती है। अगर हम यहाँ पर एयर की बजाय पानी दे दें, इसको हमने पानी में डाल दिया, पानी में डाल दिया तो क्या होगा? पानी का ये जो फोर्स है ये और कम होता है। मान लीजिए होता है 10⁵ सपोज, अगर ये इतना होगा तो फिर हम इसको कहां तक बढ़ा सकते हैं? इससे 10⁻⁵ बस उसके ऊपर चार्ज देंगे, पानी में लीक हो जाएगा, और पानी में यही होता है। इसलिए हम पानी में ज्यादा पोटेंशियल नहीं क्रिएट कर सकते, क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन को जल्दी से खींच लेता है, उसमें खींचना बहुत आसान है क्योंकि पानी में ये ऑलरेडी रहता है। OH- को खींचेगा, चार्ज उसको दे देगा तुरंत, तो उसमें ज्यादा हाई वोल्टेज हम नहीं क्रिएट कर सकते। ओके, तो ये कैपेसिटी हमेशा किस पर डिपेंड करती है? मीडियम पर डिपेंड करती है। जितना स्ट्रॉन्ग मीडियम होगा उतना डायरेक्टिव कांस्टेंट उसका ज्यादा होगा, डायरेक्टिव फोर्स ज्यादा होगा, उतना ज्यादा चार्ज हम अंदर वाले को दे सकते हैं। इज दिस पॉइंट क्लियर? ओके, अब हम आते हैं कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर। जब हम किसी बॉडी को चार्ज देते हैं, इस शेल को हमने चार्ज दिया Q, तो इसका पोटेंशियल बढ़ जाता है, और इसका पोटेंशियल कितना हो जाता है? Q/4πε0। ये क्या हो गया इसका पोटेंशियल? कितना चार्ज देने से? Q चार्ज देने से पोटेंशियल कुछ बढ़ता है, तो हम एक रिलेशन लिखते हैं कि जितना आप चार्ज देते जाएंगे उतना उसका पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। ये रिलेशन समझ में आया? जितना चार्ज दीजिए उतना पोटेंशियल इंक्रीज होता जाएगा। सो Q इज प्रोपोर्शनल टू V। अब मैथमेटिकली अगर हम इक्वल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? Q इज इक्वल टू ए कांस्टेंट इनटू V। ओके, ये जो कांस्टेंट है, दिस कांस्टेंट, ये क्या बना? Q/V। This constant is known as capacitance of that conductor. Capacitance. Capacitance का मतलब क्या है? इस वोल्टेज को वर्क करेंगे तो C किसके बराबर हो जाएगा? Q. So if V is equal to 1, if V is equal to 1, then C is equal to Q. Capacitance is the charge which will increase the potential by 1 volt. ये हमने बॉडी को लिया
इसका वोल्ट मीटर में वोल्टेज देख रहे हैं अर्थ के साथ लगा के। ओके, इसका वोल्टेज मान लो दिखा रहा है 10 वोल्ट, हम इसको चार्ज करते हैं 1 माइक्रो कूलम, 2 माइक्रो कूलम, 3 माइक्रो कूलम दिया तो ये वोल्टेज 1 बढ़ते 10 से 11, तो 3 माइक्रो कूलम इसका क्या कहलाएगा? कैपेसिटेंस। इट इज नॉट कैपेसिटी। कैपेसिटी तो वो होता है कि फुल कब होगा, वो उतना वोल्टेज कब पहुंचेगा, हाई वोल्टेज, वो सब नहीं। 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए हमको इस पे जितना चार्ज करना पड़ेगा वो इसका क्या कहलाता है? कैपेसिटेंस। जैसे कि रेट होता है, 1 किलो शक्कर का रेट 20 रुपए है। अब जितना बड़ा लंब हम लेंगे, 20 किलो लेंगे तो 20 किलो का पैसा देना पड़ेगा, ठीक है, 400 रुपए देने पड़ेंगे, तो 400 रुपए उसका प्राइस है, टोटल चार्ज है। लेकिन रेट क्या है? दैट इज 20 रुपीज पर केजी। इसी तरह से जो चार्ज होता है, क्या चार्ज पर यूनिट वोल्टेज, 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए जितना चार्ज लगेगा उसको क्या कहते हैं? कैपेसिटेंस। सो दिस इज कैपेसिटेंस ऑफ ए बॉल। ओके, तो नोट करिए, कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज capacitance of a conductor is the charge required capacitance of a conductor is the charge required to increase the potential by 1 volt. Increase the potential by 1. ओके, और इस रिलेशन को नोट करिए, ये फॉर्मूला को नोट करिए। ये फॉर्मूला पूरे चैप्टर में आपके साथ रहेंगे और इसकी बहुत बार आपको जरूरत पड़ेगी। इसमें याद रखिए प्रोपोर्शनल क्वांटिटी कौन सी है और कांस्टेंट कौन है? कांस्टेंट C। प्रोपोर्शन में कौन बढ़ते कम होते हैं? Q और V। अगर हमको फॉर्मूला दिया है Q इज इक्वल टू CD, चार्ज, कैपेसिटेंस और वोल्टेज, अगर हम किसी कंडक्टर में चार्ज को बढ़ाते हैं तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा कि कम हो जाएगा? ये मैथमेटिक्स क्या कहती है? दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और क्वेश्चन क्या पूछा गया है? इफ वी इंक्रीज द चार्ज विल द कैपेसिटी इंक्रीज, कैपेसिटेंस इंक्रीज? आंसर इज नो, क्योंकि वेरिएबल का रिलेशन किस में है? Q और V। C क्या चीज है? C कांस्टेंट रहेगा, यानी वो रेशियो कांस्टेंट रहेगा। Q बढ़ाते जाइए, V बढ़ता चलेगा। जैसे हम लोग ओम्स लॉ में पढ़ते हैं, ओम्स लॉ में V इज इक्वल टू R इंटू I। किसी कंडक्टर का वोल्टेज बढ़ा दीजिए, क्या इसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा? आंसर इज नो। वोल्टेज बढ़ाएंगे तो कौन बढ़ता है? करंट, बिकॉज रेजिस्टेंस इज ए कांस्टेंट। उसके कांस्टेंट के R के बढ़ने के दूसरे फीचर्स हैं, वैसे ही C क्यों बढ़ेगा, C क्यों नहीं बढ़ेगा, इसके दूसरे फीचर्स हैं। ओके, तो ये है Q इज इक्वल टू CV, C इज इक्वल टू Q अपॉन V, और V किसके बराबर हुआ? Q अपॉन C। दिस इज 1 Q। ये फॉर्मूला आपको एक एक स्टेप पे जरूरत पड़ता है। So this is capacitance। अब कैपेसिटेंस को हम उसके बाकी फीचर्स तय करते हैं, जैसे कैपेसिटेंस की यूनिट क्या है? तो यहाँ से हमको इसकी यूनिट क्या दिख रही है? कूलम पर वोल्ट। कूलम पर वोल्ट, ये जो कूलम पर वोल्ट है इसकी हमने एक डिराइव यूनिट बना ली, एंड वी कॉल इट फैराड, FARAD। सो कैपेसिटेंस का यूनिट unit of capacitance, this is C is equal to Q upon V, कूलम पर वोल्ट। ना कूलम पर वोल्ट, इसको हमने क्या बनाया? फैराड। सो फैराड इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। बाद में हम देखेंगे प्रैक्टिकली फैराड इज अ वेरी लार्ज यूनिट, तो इसलिए हमने इसकी यूनिट्स को
प्रैक्टिकली जो हम यूज करते हैं दैट इज अ वेरी स्मॉल कैपेसिटेंस कंपेयर टू दिस फैराड। And what we use is mostly microfarad. Practical units, microfarad. माइक्रोफैरड को लिखने का तरीका देखिए, माइक्रो के लिए म्यू और फैरड के लिए एफ, म्यू एफ माइक्रोफैरड, ठीक है। माइक्रोफैरड आपको मालूम है माइक्रो की वैल्यू क्या होती है 10 to the power minus 6 farad. This is the practical unit of capacitance. जब हम इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में कैपेसिटर यूज करते हैं, पंखे के साथ कैपेसिटर लगा है, दूसरी चीजों के साथ कैपेसिटर लगा है, ये सब आपको माइक्रोफैरड में मिलेंगे। इस पंखे के साथ जो कैपेसिटर लगा है दैट इज 2.4 माइक्रोफैरड। हमारे एयर कंडीशनर में जो लगा है दैट इज 60 माइक्रोफैरड। इस तरह से अलग अलग कैपेसिटी के कैपेसिटर्स लगे रहते हैं, उसकी कैपेसिटेंस माइक्रोस में मिलती है। हमारे इलेक्ट्रिकल का सब काम माइक्रोस में। इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत छोटे कैपेसिटर, बहुत छोटे कैपेसिटर रहते हैं और उनकी वैल्यू जो रहती है दैट इज 10 to the power minus 12 फैराड। तो इसका हमने नाम रखा 10 to the power minus 12 क्या होता है बताइए, pico farad. So this is 10 ps. तो P शब्द जब लगा रहेगा वहां क्या समझना है पिको फैरड, और माइक्रो लगा रहेगा तो क्या समझना है माइक्रो। इलेक्ट्रिकल में माइक्रोफैरड यूज होते हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स में पिको फैरड यूज होते हैं। ये भी आपको एक डिफरेंस समझना है, एक साल ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, कि माइक्रोफैरड हम कहाँ यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में, तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में कौन से यूज होते हैं पिको फैरड। तो बेसिक यूनिट दिस इज यूनिट। अब डायमेंशंस ऑफ कैपेसिटेंस, डायमेंशंस कैसे निकालेंगे कैपेसिटेंस की, देखिए C कैपेसिटेंस इज इक्वल टू चार्ज अपॉन पोटेंशियल। ये होता है चार्ज अपॉन पोटेंशियल। पोटेंशियल किसके बराबर होता है वर्क पर यूनिट चार्ज। तो इसको अपने इस तरह से लिखता हूँ Q अपॉन वर्क पर यूनिट चार्ज। ये Q ऊपर चला जाएगा और ये क्या बन जाएगा, दिस इज Q अपॉन W अपॉन Q। सो दिस विल बी Q स्क्वायर अपॉन W। ये है वर्क और ये है चार्ज। इन दोनों के डायमेंशंस आपको मालूम। वर्क का डायमेंशन क्या होता है बोलिए, mL2T माइनस, ये सबको मालूम है। वर्क एनर्जी का mL2T माइनस 2। चार्ज, चार्ज का क्या होता है A इंटू T, और ये स्क्वायर हो गया A स्क्वायर T स्क्वायर। अब बताइए इन सब को ऊपर ले जाते हैं m-1 L-2 T, T की पावर क्या लिखूं प्लस 4, ये माइनस प्लस हुआ और A की पावर, ये आ गया कैपेसिटेंस की डायमेंशन। तो ये इस तरह से जो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज है उसकी डायमेंशन भी आपको इस बार करनी है। आजकल की ट्रेंड है, पिछले 10 साल मैंने देखा है कि इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज की डायमेंशंस के क्वेश्चन आते हैं, डायमेंशन क्वेश्चन, जैसे एप्सिलॉन परमिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिकल मीडियम, उसकी डायमेंशन बताइए। इसी तरह से परमिएबिलिटी की डायमेंशन बताइए, कैपेसिटेंस की डायमेंशन बताइए, रेजिस्टेंस की डायमेंशन बताइए, ये सब। और ये जितने डायमेंशन वाले हैं उनका टेक्निक याद रखिए, उसका एक ऐसा फॉर्मूला ढूंढिए जिसमें V आता हो। हर एक चीज वोल्टेज से रिलेटेड रहेगी, चार्ज से रिलेटेड रहेगी, तो चार्ज और वोल्टेज वाले फॉर्मूले में बदल दीजिए। उसके बाद चार्ज को क्या कर देना है AT, वोल्टेज को क्या कर देना है W अपॉन Q। तो W की डायरेक्शन हमको मालूम है, Q की डायरेक्शन, वहां से वो हमारे mL में कन्वर्शन स्टार्ट हो जाएगा, A और आ जाएगा, बाकी तो सब mL के आएंगे। तरीका समझ आया?
तो आगे जाके भी हम इसकी बनाएंगे, इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी की बनाएंगे, परमिएबिलिटी की बनाएंगे, इस तरह से सबकी बनाते जाएंगे। ओके, सो दिस इज कैपेसिटेंस। तो आज हम लोग यही तक करते हैं, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में कैपेसिटर इज ए डिवाइस व्हिच कैन होल्ड चार्ज, चार्ज को वो अपने में कर सकता है। जब हम एक कैपेसिटर में चार्ज को डालते हैं, किसी भी कंडक्टर में चार्ज को डालते हैं, तो हमको उस पर वर्क करना पड़ता है। यहाँ से हमने इस पर चार्ज डाला, तो हम यहाँ पर दूसरे चार्ज को लेकर जाएंगे, ये सब चार्ज इसको रिपेल करेंगे इस तरह। जब ये इसको रिपेल करेंगे तो हम इस पर फोर्स लगाएंगे, हमको फोर्स लगाना पड़ेगा, और फोर्स लगाकर हम इतना डिस्प्लेसमेंट करेंगे। जब इतना डिस्प्लेसमेंट करेंगे तब ये चार्ज इस बॉडी में एंटर करेंगे। तो ये जो हमने वर्क किया, ये वर्क इसकी पोटेंशियल एनर्जी बनी। तो इस तरह से कैपेसिटर के पास एनर्जी स्टोर होती जाती है। तो कैपेसिटर के पास एनर्जी स्टोर होती है। दो काम होते हैं इसमें, चार्ज इज स्टोर, एनर्जी इज स्टोर। ओके, तो कैपेसिटर क्या काम करता है? चार्ज को स्टोर करके रखता है और एनर्जी को स्टोर करके रखता है। ये दो काम कर सकता है। ओके, तो हर कंडक्टर अपने आप में एक स्टोरेज होता है, जो चार्ज को भी रख सकता है और एनर्जी को भी अपने में स्टोर कर सकता है। ओके, तो ये एक कंडक्टर है, कंडक्टर दोनों चीजों को रख सकता है। और ऐसी कौन सी चीजें हैं नेचर में जो चार्ज को स्टोर करती हैं और एनर्जी को स्टोर करती हैं? याद रखिए, हमारे पास है बैटरी, सेल। सेल एक ऐसी चीज है जिसके पास जो चार्ज भी हमको देता है, उसके पास चार्ज स्टोर है और उसके पास एनर्जी भी स्टोर है। लेकिन सेल और कैपेसिटर इन दोनों में अंतर होता है। ये हम दोनों को अलग अलग पढ़ेंगे तो हमको अलग अलग समझ में आएगा। सेल के पास बहुत ज्यादा कैपेसिटी होती है और वो बहुत ज्यादा चार्ज को स्टोर करके रख सकता है और चार्ज को पुश करता है एनर्जी से, और उस चार्ज को वो चाहे तो किसी कंडक्टर पे ट्रांसफर कर सकता है अपनी एनर्जी से, और इसके पास चार्ज स्टोर हो जाता है और इसके पास एनर्जी भी स्टोर हो जाती है। ओके, अब हम देखते हैं कि एक कंडक्टर जिसके पास चार्ज स्टोर होता है उसको हम बोलेंगे कैपेसिटर। लेकिन हम चाहते हैं कि इसके पास चार्ज ज्यादा से ज्यादा स्टोर हो, तो पहले हम एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी निकालते हैं जिससे पता लगता है कि एक कंडक्टर के पास कितना चार्ज स्टोर हो सकता है। तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, पिछली क्लास में हमने बताया, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट वोल्ट। C इज इक्वल टू Q upon V, capacitance charge upon potential. If there is a spherical conductor, and charge Q is given to it, charge Q is given to it, then potential developed उस पर कितना पोटेंशियल आता है, पोटेंशियल डेवलप्ड ऑन इट
ये अगर आप फॉर्मूला देखेंगे पिछली बार जो हमने डेरिवेशन किया था उसमें आया था पोटेंशियल ऑफ ए चार्ज स्फीयर इज इक्वल टू, किसी को फॉर्मूला याद है इसका? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ये पोटेंशियल का फॉर्मूला है जो इस स्फीयर पे आता है। अब कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या है? Q अपॉन V। यहाँ पर V हम इसको यूज कर लेते हैं, तो C की वैल्यू क्या है? Therefore C is equal to Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसमें Q और Q कैंसिल हो गया, ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा। इस तरह से ये इसमें कैपेसिटेंस आ गया एक ग्राउंड कंडक्टर का। कैपेसिटेंस डिपेंड्स अपॉन रेडियस। तो ये आपको याद रखना है और हम लोग समझते भी हैं अगर चार्ज ज्यादा उसमें इंसर्ट करना है वॉल्यूम बड़ा होना चाहिए, और वॉल्यूम कब बड़ा होगा तो रेडियस बड़ा। तो जितना रेडियस बढ़ता जाएगा उतनी उसकी चार्ज रखने की कैपेसिटी बढ़ती जाएगी। ओके, ये है एक सिंपल कंडक्टर। तो कंडक्टर के साइज से उसके कैपेसिटेंस का डिसीजन होता है कि वो बढ़ेगा। अब हम एक दूसरे टाइप का कैपेसिटर लेते हैं which we call पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। देखिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसका अभी हम लोग प्रिंसिपल पढ़ेंगे, फिर कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे। इसमें हम दो प्लेट्स लेते हैं, दो प्लेट्स को एक दूसरे के पैरेलल रखते हैं और उसके बीच में एयर भी रह सकती है और कोई दूसरा नॉन कंडक्टर जिसको बोलेंगे डाइलेक्ट्रिक वो भी रह सकता है। इस तरह से एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनता है। तो इस प्लेट को, ये एक प्लेट हमने ली और इसके सामने एक प्लेट ऐसा है जिसमें से एक प्लेट को हम अर्थ कर देते हैं और ये प्लेट को हम चार्ज देते हैं। इसको चार्ज देते हैं, इसको अर्थ कर देते हैं। ये जो अरेंजमेंट बनता है, दिस अरेंजमेंट इज नोन एज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ओके, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हम क्यों बनाते हैं इसको हम लोग स्टडी करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ओके, इसका प्रिंसिपल देखिए। इस चार्ज को, इस प्लेट को हमने चार्ज दिया, जैसे जैसे चार्ज देते जाएंगे इसका पोटेंशियल बढ़ता है। इसका पोटेंशियल बढ़ते बढ़ते फुल हो गया, इसने Q चार्ज लिया और इसका पोटेंशियल भी हो गया। इससे ज्यादा ये चार्ज नहीं ले रहा क्योंकि अगर और चार्ज देंगे तो वो चार्ज एटमॉस्फेयर में लीक हो जाएगा, इसलिए ये फुल हो गया। अगर इसका पोटेंशियल कम हो जाए तो ये और चार्ज ले लेगा क्योंकि इतने पोटेंशियल पर जाकर इसका लीकेज स्टार्ट हो जाता है। तो हम चाहते हैं कि इसका इसी चार्ज पर इसका पोटेंशियल कम हो जाए। अगर कम हो जाएगा और चार्ज नहीं, तो उसके लिए हम एक तरीका करते हैं। सुनिए, हम इसके सामने एक प्लेट ले जाकर ये, जब इसके सामने एक प्लेट ले जाकर रखते हैं तो इस पर जो पॉजिटिव चार्जेस हैं, ये मान लीजिए पॉजिटिव चार्जेस हैं, ये किसको खींचेंगे अपनी तरफ? नेगेटिव चार्जेस। ये नेगेटिव चार्जेस इधर आ गए और इन्होंने पॉजिटिव चार्जेस को रिपेल कर इस तरह से। ओके, अब एक चीज सोचिए, इसका पहले पोटेंशियल कितना था? V। यहाँ पर कितने चार्जेस हैं? -Q। यहाँ पर कितने चार्जेस हैं? +Q। ये -Q चार्जेस इतने डिस्टेंस पर, d डिस्टेंस पर पोटेंशियल बनाते हैं। कोई भी चार्ज हम कहीं भी रखते हैं तो यहाँ पर हम पोटेंशियल की कैलकुलेशन करते हैं। पोटेंशियल यहाँ कितना होता है?
Q upon R. 4 pi epsilon naught Q upon R is the potential. इतने दूर पर अगर ये नेगेटिव चार्ज है माइनस Q, तो यहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा? माइनस 4 pi epsilon naught Q upon R. तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव बनाएगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव बनाएगा। अब यहाँ देखिए ये इतने नेगेटिव चार्ज रखे हैं, ये इस लोकेशन पर कितना पोटेंशियल बनाएंगे? तो आंसर है माइनस Q अपॉन D। 4 pi epsilon naught माइनस Q अपॉन D। ये इसने बनाया है, इसका साइन कैसा है? माइनस, इसका पोटेंशियल कैसा है? प्लस। तो इसका पोटेंशियल में V पोटेंशियल में जब थोड़ा सा माइनस पोटेंशियल बना तो इसका पोटेंशियल कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव की नेगेटिव? कम हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा? फिर से सुनिए, इसका पोटेंशियल था 100 में, इसको हमने इसके पास रखा, इसने यहाँ पर पोटेंशियल बनाया -40, तो 100 इसका अपना, इसने बनाया -40, कितना बचा? 60, तो इसका पोटेंशियल कम हो गया। ये चार्ज ले सकता था, कितने वोल्ट तक ले सकता था? 100। अब हमने इसको रखने के कारण इसका पोटेंशियल कम करके कितना कर दिया? 60। इसका मतलब अब ये फिर और चार्ज ले सकता है, तो अब हमने इसको और चार्ज दिया। अगर हमने इसको ज्यादा चार्ज दिया उसी पोटेंशियल पर, Q इससे ज्यादा ले लिया, वही पोटेंशियल 100 वोल्ट लाए, लेकिन अब Q ज्यादा है तो इसका कैपेसिटेंस क्या हुआ? बढ़ गया। ठीक है, कैपेसिटेंस बढ़। अब इस सीक्वेंस में क्या क्या हुआ है उसको सुनिए, और उससे क्वेश्चन के किस तरह से आंसर बनेंगे उसको सुनिए। When a uncharged body, इसमें जितने माइनस है उतने ही प्लस है, तो ये क्या? अनचार्ज बॉडी, इसका नेट चार्ज 0 है। When an uncharged body is brought near a charged body, what are the effects? Effect number 1, its potential comes down. ठीक है? Second, its capacitance increases. ये दो इफेक्ट होते हैं, और ये आपके एग्जाम में 1 मार्क क्वेश्चन में बहुत कॉमन क्वेश्चन है। What happens to a charged conductor when another uncharged conductor is brought near? आंसर होगा its potential will decrease and its capacitance will increase. समझ आ गया? अभी हम सिर्फ इसको लेकर आए और हमने कुछ नहीं किया। इसमें एक चीज और है जो हम इसमें नहीं नोटिस की, क्या? ये प्लस भी है, ये प्लस भी यहाँ पर पोटेंशियल बनाएंगे। ये कैसा पोटेंशियल बनाएंगे? पॉजिटिव, तो वो पॉजिटिव पोटेंशियल हमको यहाँ प्लस करना है। कितना? अगर ये वाले माइनस वाले यहाँ -40 बनाते हैं तो ये प्लस इसके बराबर प्लस है, क्या ये +40 बनाएंगे? क्यों? क्योंकि वो दूर ज्यादा है। करेक्ट, बिल्कुल यही रीजन है, ये दूर ज्यादा है। अगर ये दूर ज्यादा है तो ये +40 नहीं बना पाएंगे, ये कम बनाएंगे। इन्होंने बनाया +20। अब पोटेंशियल कितना हो गया इसका? 80। तो 100 से 80 कम होता है, इसलिए ये श्योर हो गया कि अगर हम एक प्लेट पास में लेकर आते हैं तो इसका पोटेंशियल लेस हो जाएगा। 100 से ऊपर के कितना हो गया? 80। दिस इज लेस। अब इसके बाद हम क्या करते हैं? थर्ड स्टेप, इसको हम अर्थ कर देते हैं। सेकेंड प्लेट को जब अर्थ करते हैं तो ये वाले चार्जेस जो कि फ्री चार्जेस है, ये वाले चार्जेस बाउंड चार्जेस है। ये चार्ज अपनी जगह से नहीं हिलते क्योंकि ये प्लस ने खींच के रखा हुआ है, और ये वाले प्लस जो इसको रिपेल कर रहा है, ये चार्जेस अर्थ में चले जाते हैं। एक्चुअल एक्शन क्या होता है? अर्थ से इलेक्ट्रॉन उठा के ये सब डिस्चार्ज होता है। उसी को दूसरी भाषा में क्या बोलते हैं? द पॉजिटिव चार्जेस मूव टू द अर्थ। तो यहाँ पर चार्जेस क्या दिखते फिर हमको? दो चार्ज, ये खत्म हो। ठीक है, अगर ये चार्जेस खत्म हो गए तो इसमें से कौन सा नंबर खत्म हो गया? +20। ये खत्म हो गया, और अब कितना हो गया पोटेंशियल? 60। पहले कितना हुआ था इसको बनाने से? 80। अब इसको अर्थ करने से कितना हो गया? 60।
पोटेंशियल और कम हो गया। अगर ये पोटेंशियल और कम हो गया तो कैपेसिटेंस और बढ़ गई। ठीक है, तो पहले हमने पोटेंशियल कैसे कम किया, एक ऑर्डिनरी प्लेट को रखा, इसके माइनस के कारण पोटेंशियल कम हो गया। सेकंड स्टेप में हमने इसको अर्थ कर दिया, पोटेंशियल और कम हो गया। जितना पोटेंशियल कम होता जाएगा उतना इसका कैपेसिटेंस बढ़ता जाएगा। इस तरह से इसका कैपेसिटेंस हमने बढ़ा दिया। और ये चार्ज देने का है Q और ये वाला अर्थ है, यहाँ पर हम Q चार्ज देते हैं और इसको अर्थ कर देते हैं। इसके पास ये पॉजिटिव चार्ज और इसके सामने नेगेटिव चार्ज। ये क्या बन गया, कैपेसिटर, और दोनों को पैरेलल रखा है इसलिए इसका नाम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर टर्म हम यूज करते हैं एक ऐसी डिवाइस बनाकर जो अपने आप में ज्यादा चार्ज को रख सकता है। ओरिजिनली ये चार्ज जो रख रहा था, थोड़ा सा ही चार्ज रखने से इसका वोल्टेज फुल हो रहा था और इसको लाने से, इसको अर्थ करने से अब ये और ज्यादा चार्ज लेता है, तब जाकर उस लेवल पर पहुंचता। इस तरह से इसका कैपेसिटेंस इंक्रीज होता है। सो दिस इज नोन एज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इज इट क्लियर? ओके, ये इसके स्टेजेस हो गए। अब अगली चीज कि कैपेसिटेंस होता कितना है, ये कैपेसिटेंस कितना होता है उसका डेरिवेशन देखिए। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये दोनों प्लेट, इसमें हमने इसको Q चार्ज दिया। Q चार्ज इसमें पूरा स्प्रेड आउट हो गया, इसने इधर से माइनस को खींच लिया, बाहर का प्लस यहाँ चला गया, ये प्लस है और इसके पास माइनस। प्लस से माइनस के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेगी और यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी स्ट्रेंथ कितनी होती है, ये हम लोग पिछले एक्सरसाइज में कर चुके हैं। एक पैरेलल, ये दो प्लेन सरफेसेस हैं, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसके कारण भी कितना होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और जब दोनों प्लेट्स को रखते हैं, एक प्लस और एक माइनस, तो उसके बीच में कितना हो जाता है, यहाँ पर होता है सिग्मा अपॉन 1 एप्सिलॉन। इसके कारण कितना होता है, इस प्लेट के कारण यहाँ पर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हम लोगों ने गॉस थ्योरम पढ़ते समय देखा था। और इस माइनस के कारण इसकी तरफ जो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, ये कितना होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर इस प्लस के कारण बना सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इस माइनस के कारण बना सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और दोनों ऐड हो गए तो कितना बन गया, 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, जिसमें ये 2 बन गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड at this point, electric field between two plates. Okay, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसका डिस्टेंस d है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस V is equal to electric field multiplied by dr. We know that dV is equal to E multiplied by dr. इलेक्ट्रिक फील्ड अभी हमने बताया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया डिस्टेंस को। ये क्या निकल गया, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू। पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हम लोगों ने V सिंबल यूज किया। V इज द पोटेंशियल डिफरेंस, ये उसकी वैल्यू आ गई। ओके, C का फॉर्मूला क्या होता है, Q अपॉन V। Q को सिग्मा के टर्म्स में हम क्या लिख सकते हैं, Q को सिग्मा के टर्म्स में लिख सकते हैं इफ सिग्मा इज डेंसिटी ऑफ चार्ज पर यूनिट एरिया, तो टोटल चार्ज किसके बराबर होता है, we know that
Q इज इक्वल टू सिग्मा मल्टीप्लाइड बाय एरिया, सिग्मा इंटू एरिया, ये ओके। अब C लेते हैं, C इज इक्वल टू Q अपॉन V, Q को क्या लिखना है सिग्मा इंटू एरिया अपॉन V, V को क्या लिखना है सिग्मा इंटू D अपॉन एप्सिलॉन, ओके। इसमें सिग्मा कैंसल और ये बना एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला गया, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ये क्या आ गया कैपेसिटेंस। व्हाट इज A? एरिया, एरिया ऑफ द प्लेट। तो इस प्लेट का एरिया कितना है A। तो कैपेसिटेंस किस किस पे डिपेंड करता है, दो ही चीजों, एरिया और डिस्टेंस। हाँ, इसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लिया था वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर हम यहाँ पर कोई डाइलेक्ट्रिक डाल दें, यहाँ उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ जाती है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है K, इलेक्ट्रिक फील्ड वीक हो जाता है। कितने टाइम्स वीक हो जाता है K टाइम्स। तो उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन K एप्सिलॉन नॉट। आपको मालूम है जब भी डाइलेक्ट्रिक डालेंगे तो डाइलेक्ट्रिक किसके साथ मल्टीप्लाई होता है एप्सिलॉन नॉट के साथ, और इलेक्ट्रिक फील्ड वीक हो जाएगा, फोर्स वीक हो जाएगा, सिग्मा अपॉन K एप्सिलॉन नॉट। अगर इसको हम यहाँ यूज करेंगे K एप्सिलॉन नॉट, तो ये K ऊपर चला जाएगा और C की वैल्यू क्या आ जाएगी K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ये बना कैपेसिटेंस विद डाइलेक्ट्रिक, और ये है कैपेसिटेंस विदाउट डाइलेक्ट्रिक, इन फ्री स्पेस या विदाउट डाइलेक्ट्रिक। ये हमारे फॉर्मूलाज बन गए। अगर हम कैपेसिटेंस को बढ़ाना चाहते हैं तो क्या क्या करना पड़ेगा, उस फॉर्मूला को देखकर बताएं। एरिया बड़े से बड़ा होना चाहिए, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स छोटा होना चाहिए, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होना चाहिए, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। कंस्ट्रक्शन क्या होगा, दो प्लेट्स है, उसके बीच में एक मटेरियल है डाइलेक्ट्रिक, उसका अपना कुछ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ये हमारा कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है, K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ओके, तो ये अब आपको याद रखना है। एरिया को निकालने के लिए जो भी हमारे फॉर्मूलाज हैं उसको हम यूज कर सकते हैं। अगर ये सर्कुलर प्लेट है जिसका रेडियस R है तो इसको हम क्या लिखेंगे πr²। अगर ये स्क्वायर प्लेट है जिसकी लेंथ और विड्थ हमको दी है L/W, तो इसको क्या लिख देंगे L/W। वो एरिया कैलकुलेट करना हमको आता है। सो दिस इज कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ओके, इसके बारे में दो चीजें याद रखिए। एक कैपेसिटर कनेक्टेड विद बैटरी, यहाँ से चार्ज मूव करेगा, इसको भरेगा, जितना यहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होगा। अब इस कैपेसिटर के पास टोटल चार्ज कितना है, तो टोटल चार्ज क्या बोला जाता है उसको समझिए। इसके पास प्लस Q है, इसके पास माइनस Q है, दोनों का टोटल करेंगे 0 होगा, इसलिए कैपेसिटर के पास 0 चार्ज होता है। दिस इज ए रॉन्ग स्टेटमेंट, ऐसा नहीं होता। इसमें हमने देखा था ये हमारा कंडक्टर है जो कि चार्ज को कैरी करता है। ये क्या काम करता है, तो आंसर है ये तो इसका पोटेंशियल कम करने के लिए हमने लगाया ताकि इसकी कैपेसिटी बढ़ जाए। तो हम चार्ज कहाँ स्टोर कर रहे हैं, इस प्लेट के ऊपर। एक प्लेट में हम चार्ज स्टोर करते हैं, दूसरी प्लेट क्या करती है सपोर्ट, इसका कैपेसिटेंस बढ़ाने का, इसका वोल्टेज कम करने का, ये काम। और इसमें चार्ज स्टोर है, इसमें कितना चार्ज स्टोर है Q, तो हम बोलेंगे कैपेसिटर के पास कितना चार्ज है Q। समझ में आया? सो व्हेनेवर वी से कैपेसिटर हैज चार्ज Q, इसका मतलब ये होता है एक प्लेट पे Q है, ऑटोमेटिकली दूसरी प्लेट में कितना है माइनस। इंडक्शन से आ जाए
अगर हमने ये प्लेट रखी ऐसे और इसको प्लस क्यू दे दिया, जैसे इसको प्लस क्यू देते हैं ये इधर से माइनस क्यू इंडक्शन से ऐसे खींच लेगा, और इसके प्लस क्यू का अगर हम कहीं जाने का इंतजाम कर दें, अर्थ करके माइनस से जोड़ के, तो वो चला जाए। और ये क्या बन गया? कैपेसिटर। इसका काम इसके पोटेंशियल को कम करना है, इसका काम चार्ज स्टोर करना है। ये चार्ज स्टोर करने वाला कंडक्टर। तो ये समझ में आ गया, Q माइनस Q, टोटल चार्ज कितना माना जाएगा? Q, नॉट दी जीरो एंड नॉट 2Q, ना तो 2Q होगा ना जीरो होगा, कितना माना जाएगा? Q। ओके, अब इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस, जब यहाँ से चार्ज का आना जाना बंद हो गया, ये स्टेबल कंडीशन में आ गया, उस समय इसका पोटेंशियल डिफरेंस वही है जो इसका पोटेंशियल डिफरेंस, और ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V, इसलिए इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी V। ओके, इसका कुछ कैपेसिटेंस होगा। कैपेसिटेंस किस पर डिपेंड करता है? एरिया और डिस्टेंस पे। उसके कारण इसका कुछ कैपेसिटेंस होगा, वो होगा C। और C, V और Q, इन तीनों का आपस में क्या रिलेशन हुआ? C इज इक्वल टू Q बाई V, Q इज इक्वल टू C इंटू V एंड V इज इक्वल टू Q अपॉन C। ये ऐसे रिलेशंस हैं जो हर स्टेप पे हमको काम आते रहेंगे। ये तीनों हमको याद रखना है हर कैपेसिटर के लिए। C इज ए कांस्टेंट। C इज ए कांस्टेंट का मतलब क्या है? जब हम Q को इंक्रीज करेंगे तो V इंक्रीज होगा। Q इज इक्वल टू CV, जैसे जैसे Q बढ़ेगा वैसे वैसे V बढ़ेगा, एंड दिस इज ए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। अब इसमें अगर कोई हमको बोलेगा कि हमने Q को इंक्रीज किया तो कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, मैथमेटिक्स को यहाँ नहीं देखना है। मैथमेटिक्स में ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिखते हैं, बट दैट इज रॉन्ग, बिकॉज फिजिक्स सेज कि Q चेंज करने से कौन बदलने वाला है? V। कैपेसिटेंस कब बदलेगा? क्या हमेशा कांस्टेंट है? आंसर है नो। क्यों? क्योंकि कैपेसिटेंस की डिपेंडेंस हमको मालूम है। अगर हमको कैपेसिटेंस बढ़ाना है तो क्या करेंगे? दोनों प्लेट्स को मूव करेंगे। बताइए, नजदीक करना है कि दूर करना है? नजदीक करना है। D को छोटा कर दिया, कैपेसिटेंस बढ़ गया। D को बड़ा कर दिया, कैपेसिटेंस कम हो गया, और वही चीज एरिया के साथ। तो ये हुआ एक सिंगल कैपेसिटर। अगर कोई भी दो क्वांटिटी हमको दी है तो तीसरी क्वांटिटी हम इससे निकाल सकते। इस कैपेसिटर का यूज क्या है हमारे लिए? तो आंसर है, हम इस कैपेसिटर में स्टोर कर सकते हैं, चार्ज को स्टोर कर सकते हैं, एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं। पर ये चार्ज और एनर्जी की क्वांटिटी काफी कम होती है कॉस्ट के हिसाब से। बहुत ज्यादा चार्ज, बहुत ज्यादा एनर्जी हम बैटरी में स्टोर कर सकते हैं। कैपेसिटर में बहुत कम स्टोर होता है, तो फिर क्यों करते हैं कैपेसिटर में स्टोर? ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और इसको समझिए कि जो काम कैपेसिटर कर सकता है वो काम बैटरी नहीं कर सकती। एक्चुअली ये चीज हमको करंट इलेक्ट्रिसिटी में ज्यादा अच्छे से समझ में आती है, पर चूंकि अभी कैपेसिटर पढ़ रहे हैं इसलिए मैं थोड़ा सा आपको इंडिकेट करता हूँ कि ये कैसे हो सकता है। हमारे पास एक फ्लैश चार्जर है, बैटरी का फ्लैश चार्जर। ओके, उस बैटरी के फ्लैश चार्जर को हमने फ्लैश करना है। फ्लैश किस तरह से होता है? एक बल्ब है, इस बल्ब में बहुत तेजी से चार्ज जाएगा, वेरी हैवी अमाउंट ऑफ चार्ज इसमें से जाना चाहिए, और चार्ज करंट बनाता है। I इज इक्वल टू Q अपॉन T। बहुत छोटे टाइम में बहुत ज्यादा चार्ज इसमें से पार होगा, बहुत हैवी करंट बनेगी। या हम कह सकते हैं अगर हमको बहुत ज्यादा चार्ज चाहिए तो करंट कैसी चाहिए? वेरी हैवी करंट। करंट का फॉर्मूला हमको मालूम है, किसी भी सर्किट में करंट का फॉर्मूला क्या होता है? ओम्स लॉ में पढ़ा है आपने, करंट इज इक्वल टू V अपॉन R। ये करंट का फॉर्मूला। अब अगर हमको करंट चार्ज बहुत ज्यादा चाहिए तो क्या बहुत ज्यादा चाहिए? I अगर बहुत ज्यादा चाहिए तो रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए? बहुत कम होना चाहिए। अब कम रेजिस्टेंस कैसे लाएंगे? देखिए, हमने इसको बैटरी से कनेक्ट किया। बैटरी के अंदर लिक्विड होता है और उसका अपना एक रेजिस्टेंस होता है।
ये जो लिक्विड का रेसिस्टेंस होता है इट इज नोन एज इंटरनल रेसिस्टेंस। हमने यहाँ और कुछ नहीं लगाया, बल्ब लगा दिया, इसको लगाया और यहाँ से स्विच ऑन कर दिया। जैसे ही स्विच ऑन किया इसकी वोल्टेज यहाँ पहुंची और करंट ऐसे चलनी शुरू। जब ये करंट ऐसी फ्लो होगी तो इसके रास्ते में कौन आ गया? आर रेजिस्टेंस आया। तो इस करंट की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? V अपॉन आर प्लस जो इसका रेजिस्टेंस है। इसका रेजिस्टेंस मान लो नहीं के बराबर, इतना पावरफुल है, मान लो नहीं है, तो भी करंट ज्यादा से ज्यादा कितनी हो जाएगी? V अपॉन आर। उससे ज्यादा करंट नहीं हो सकती, ये उसकी लिमिट है, ज्यादा से ज्यादा होगी। अच्छा, इसके बाद देखिए, अगर हम इसको लेते हैं कैपेसिटर, तो हमारी करंट कितनी होगी उसे देखिए। अगर हम कैपेसिटर को लेते हैं तो करंट कितनी होगी? यहाँ पर V वोल्टेज, इससे हमने इसको चार्ज कर लिया, V वोल्ट आ गई और इसके पास कितना कैपेसिटर, कितना चार्ज है? Q। अब हमने क्या किया, यहाँ से और यहाँ से ये बल्ब लगा दिया ऐसे। अब बताइए, इस प्लस को यहाँ माइनस पे जाना है तो रास्ते में इंटरनल रेजिस्टेंस है कि नहीं? बल्ब का है, ये वाला नहीं। बल्ब का रेजिस्टेंस तो हमने वैसे ही माना बहुत कम। अब इसमें करंट की वैल्यू क्या बन जाएगी? I इज इक्वल टू V अपॉन आर। ये I इज इक्वल टू V अपॉन आर, और अब इसका रेजिस्टेंस क्या है? ऑलमोस्ट जीरो। I की वैल्यू कैसी होगी? वेरी लार्ज। I विल बी वेरी लार्ज। उतना वैल्यू I का बैटरी आपको नहीं दे सकती, क्योंकि बैटरी के बीच में कौन है? R। बैटरी का मैक्सिमम करंट कितना हो सकता है? V अपॉन आर। इसका मैं आपको एग्जांपल दूं, मान लीजिए इसका रेजिस्टेंस, बल्ब का रेजिस्टेंस 1 ओम है, 1 ओम। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 5 ओम है, 5 ओम। और ये बैटरी जो है दिस इज इक्वल टू से 30 वोल्ट। अब इसकी मैक्सिमम करंट बताइए, तो इसका आंसर है मैक्सिमम करंट फॉर दिस बैटरी इज 30 अपॉन 5 प्लस 1 6। कितना आ गया? 5 एम्पियर। इससे ज्यादा ये जा सकती है क्या? नहीं जा सकती। इसमें कैलकुलेट करिए, पहले इस बैटरी ने इसको चार्ज दे दिया, इसकी वोल्टेज कितनी हो गई? 30। अब इसका रेजिस्टेंस कितना है? 1 ओम। एक बल्ब है, बताइए कितनी करंट जाएगी? Yes, that will be 30 upon 1 ohm। ये कितना आ गया? 30 एम्पीयर। तो कैपेसिटर से कितनी करंट जाएगी? 30। और अगर बैटरी से हम बल्ब को जलाएंगे तो कितनी जाएगी? 5। इसकी लाइट ज्यादा होगी, 30 एम्पीयर। इतनी ज्यादा करंट जाएगी, इससे 6 टाइम्स, और लाइट बहुत तेज है, और हमको तेज लाइट चाहिए। तो हम क्या करते हैं, ये वाला सर्किट यूज करते हैं। एक सेल से, एक बैटरी से पहले कैपेसिटर को चार्ज करते हैं और फिर कैपेसिटर को डिस्चार्ज करते हैं थ्रू बल्ब। तो बल्ब में जो करंट जाएगी दैट करंट विल बी वेरी हैवी करंट, और उसके कारण लाइट बहुत ज्यादा होगी, दैट इज फ्लैश। ये होती है फ्लैश लाइट। समझ में आया? तो फ्लैश लाइट में इतनी लाइट ज्यादा क्यों होती है? क्योंकि करंट बहुत हाई है। क्या वो हाई करंट बैटरी से मिल सकती है? नहीं मिल सकती, क्योंकि उसके बीच में रेजिस्टेंस आता है। तो वो हमको किससे मिल सकती है? कैपेसिटर से। इस तरह से जब भी हमको बड़ा हैवी चार्ज में जाना है तो हम लोग बैटरी से नहीं ले सकते, क्योंकि बैटरी का आर उसके जाने की स्पीड को स्लो कर देता है। हमको ये हैवी डिस्चार्ज बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। एक मैंने आपको एग्जांपल दिया फ्लैश का, और एक एग्जांपल देखिए, हॉस्पिटल में एक डिफिब्रिलेटर मशीन होती है। किसी आदमी को ले गए, उसका हार्ट बंद हो गया। हार्ट बंद होने के बाद में डॉक्टर का ये कहना है कि ये हार्ट तो ऑटोमेटिक चलता था, अगर हम इसको दोबारा स्टार्ट कर दें,
स्टार्टर लगा के दोबारा इसको ऐसा चालू कर दे, हो सकता है वो फिर से चालू हो जाए। जैसे आपकी मोटरसाइकिल होती है, बंद हो गई है, किक मार के फिर चालू हो जाए। कई बार हार्ट में ऐसा हो सकता है, कई बार नहीं भी हो सकता, लेकिन उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हार्ट को धक्का मारना पड़ेगा। हार्ट को धक्का मारना पड़ेगा कितने फोर्स से? तो आंसर है बहुत ज्यादा फोर्स से। ये फोर्स कितना होना चाहिए? तो आंसर है ये फोर्स तो करीब करीब 1000-2000 न्यूटन चाहिए। इतना ज्यादा फोर्स बॉडी के ऊपर से लगेगा तो ऊपर के मसल और ऊपर की बोन्स सबको दबा के तब जाकर वो हार्ट को ऐसे करता है, तब हार्ट चलेगा। अब उतना ज्यादा प्रेशर हम लोग अपने हाथ से नहीं दे सकते, कोशिश करते नहीं दे पाते, और हमको बहुत ज्यादा फोर्स चाहिए। जब डॉक्टर एकदम निराश हो जाता है, कोई रास्ता नहीं है, तो वो उसके ऊपर कूद जाता है। इतना वजन लेके ऐसा कूदेंगे तब जाके वो प्रेशर बिल्डअप होता है। इतना प्रेशर चाहिए हार्ट को चलाने। हम क्या करते हैं, एक पंप लगाते हैं, उस पंप में एक प्लंजर होता है, उस प्लंजर में करंट जाएगी तो वो पंप का प्लंजर ऐसे मारेगा, या ऐसा रखा तो ऐसे मारेगा। ये हमने एक पंप बनाया, ये उसके नीचे की प्लेट, ये उसके ऊपर की प्लेट, हैमर जैसे ये, और यहाँ पर कॉइल। जैसे ही इस कॉइल में हम यहाँ करंट देते हैं, यहाँ मैग्नेटिज्म बनेगा और उस मैग्नेट के कारण इस रॉड को ये नीचे ढकेगा, नीचे ढकेगा तो बीच वाली चीज दबेगी। ओके, ये कितनी दबेगी? जितने फोर्स से ये नीचे आएगा। ये फोर्स कितना होगा? जितनी ज्यादा यहाँ करंट होगी। अब करंट हमको बहुत हाई चाहिए। करंट क्या होता है? चार्ज अपॉन टाइम। हमको बहुत हैवी चार्ज चाहिए, एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड ये जाए और ऐसा जोर से मारे। वो अगर हमने यहाँ पे बैटरी लगा दी, 100 वोल्ट की भी बैटरी लगा दी, तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस बीच में वो चार्ज को कैसे भेजेगा? धीरे धीरे रेजिस्टेंस के कारण, इसलिए बैटरी यहाँ काम नहीं करती। तो पहले हम एक 100 वोल्ट की बैटरी, 200 वोल्ट की बैटरी, उससे इसको चार्ज कर लेते हैं। ये 200 वोल्ट आ गया, इस कॉइल का रेजिस्टेंस 0.1। अगर ये 200 वोल्ट आया और 0.1 रेजिस्टेंस आया तो आई कितना आ जाएगा? 400 एम्पीयर, 400 एम्पीयर। इतना हैवी करंट जब इसमें जाएगा तो ये बड़ी तेजी से नीचे जाएगा, और तब जाके जितना फोर्स लगेगा वो लगेगा। ये डिफिब्रिलेटर हर हॉस्पिटल में होता है, इतना जोर से ये फोर्स लगाने के लिए। लेकिन अगर बैटरी होगी उतना हैवी करंट नहीं दे पाएगा। लेकिन इसके कैपेसिटर के साथ एक प्रॉब्लम है, जैसे ही ये इसने इसको फोर्स किया, इसका तो पूरा का पूरा चार्ज इधर आ गया, अगले सेकंड इसको बोलोगे फिर से लगाओ, ताकत नहीं, चार्ज खत्म, क्योंकि इसका चार्ज का स्टोरेज बहुत कम होता है। इसके पास एनर्जी कम होती है, लेकिन उस कम एनर्जी को इतने कम टाइम में ये लगाता है कि उसकी पावर बहुत ज्यादा बन जाती है। थोड़ा सा टाइम लगाता है, एनर्जी उतनी ही है, तो पावर कैसी हो जाएगी? वेरी हाई। उतनी हाई पावर से ये हिट करता है। समझ में आया? तो फिर से हम उसको बंद करते हैं, बैटरी से फिर चार्ज करते हैं। बैटरी से चार्ज करके बैटरी डिस्कनेक्ट किए, फिर उसको डिस्चार्ज किए, फिर जोर से पावर। इस तरह से कैपेसिटर से हम लोग फ्लैश चलाते हैं, डिफिब्रिलेटर चलाते हैं। और जहां कहीं ये कैपेसिटर का एक यूज है, कैपेसिटर का दूसरा यूज भी है। कैपेसिटर का जब हम एसी पढ़ेंगे उस समय फिर इसका यूज आएगा। एसी में हम फेज चेंज करने के लिए उसके लिए यूज करेंगे, वोल्टेज क्रिएट करने के लिए, बहुत सारे काम हैं इसके। और जैसे एक एक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते जाएंगे उसके कैपेसिटर के यूज हमको आते जाएंगे। ओके, तो ये सब कैपेसिटर के यूज के बारे में हो गया। अब अगली चीज हम लोग स्टडी करेंगे कि कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस होता है, क्या हम उसको इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं? दो कैपेसिटर को जोड़ के, तीन कैपेसिटर को जोड़ के, दैट इज नोन एज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल कैपेसिटर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स में इस कैपेसिटर को हम अगर आपस में ऐड करेंगे, कंबाइन करेंगे, तो कंबाइन करने का क्या क्या तरीका होगा? combination of capacitors.
इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। दो तरह से हम कैपेसिटर को आपस में कंबाइन कर सकते हैं। ये कैपेसिटर्स की दो प्लेट हैं ए एंड बी। ये हमने इसके साथ एक दूसरा कैपेसिटर ऐड किया ए एंड बी। इसका ए इसके बी के साथ कनेक्ट है, लेकिन इसका बी इसके ए के साथ कनेक्ट नहीं। आगे बढ़ गए ये, फिर इसका बी इसके ए के साथ कनेक्ट है, लेकिन इसका बी इसके साथ कनेक्ट नहीं है। और यहां पर हमने बैटरी लगा दी। बैटरी के प्लस से माइनस तक का अगर आप रास्ता ढूंढेंगे कैपेसिटर से होके ऐसे, तो हमको एक कैपेसिटर को जंप करना पड़ेगा, तब भी बैटरी का रास्ता नहीं मिला। दूसरे को जंप करेंगे, तीसरे को जंप करेंगे, तब जाकर हमको ये बैटरी का माइनस मिला। प्लस से माइनस जाने के लिए हमको तीनों को जंप करना पड़ा। इस तरह से जब इसको हम ऐड करते हैं, दिस इज नोन एज कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज। ये सीरीज कॉम्बिनेशन। उसके बाद पैरेलल कॉम्बिनेशन देखिए, ये एक कैपेसिटर है, ये दूसरा कैपेसिटर है, ये तीसरा कैपेसिटर है। ओके, ये हमने इनको ऐसे आपस में जोड़ा और यहां से बैटरी से जोड़ दिया। अब अगर हम प्लस से माइनस की तरफ जाते हैं तो हमारा रास्ता क्या है? ये प्लस से गए, एक कैपेसिटर को पार किया और यहां गए, ऐसे आए, माइनस आ गया। हम चाहें तो यहां से जाके फिर दूसरे कैपेसिटर को पार करेंगे, एक कैपेसिटर को, फिर आ जाएगा। फिर यहां से गए, तीसरे को पार किया, यहां से। तो प्लस से माइनस आने के लिए हमारे पास कितने रास्ते हैं? 3, और हर रास्ते में एक एक कैपेसिटर की आता है। दिस इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसमें आप देखिए, इसकी प्लेट ए और ये प्लेट है बी। ए प्लेट इन दोनों की आपस में ऐड है, जुड़ी हुई है, और ये दोनों की बी प्लेट भी कनेक्ट है। तो जब ये वाली प्लेट भी कनेक्ट है और ये वाली प्लेट भी कनेक्ट है, तो ये दोनों क्या कह रहे हैं कि आपस में है। जैसे ये कैपेसिटर बना AB और ये कैपेसिटर है AB, इसको इससे जोड़ दिया और इसको इससे जोड़ दिया, और यहां से हमने टर्मिनल निकाला, बैटरी को यहां जोड़ेंगे, तो ये क्या कहलाएगा? दिस इज इन पैरेलल। ओके, अब थोड़ा पैरेलल सीरीज को और क्लियर कट समझिए। बैटरी के जोड़ने पर डिपेंड करता है। किस तरह से डिपेंड करता है? तो ये दो कैपेसिटर हैं और इसको हमने इस तरह से जोड़ा, यहां से काटा और यहां पर बैटरी लगा दी। अब बताइए, ये सीरीज है कि पैरेलल है? प्लस से माइनस आने, हाँ, प्लस से माइनस आने के लिए एक को पार करना पड़ेगा, माइनस नहीं जा सकते, दूसरे को भी पार करना पड़ेगा। तो ये दोनों कैसे हैं? सीरीज। और अगर मैं इसको ऐसे जोड़ूंगा, ये दो, अगर सप्लाई यहां से जाती है, ये अब ये कैसे हो गया? पैरेलल, क्योंकि प्लस से माइनस जाने के लिए एक इधर से बीच में आएगा, सिर्फ इधर से भी एक आएगा, तो ये क्या हो गया? पैरेलल। इस तरह से आपको उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी होगी कि कौन से पैरेलल में है और कौन से सीरीज में है। इसमें कुछ और ऐसे क्वेश्चंस भी रहते हैं। दीज आर 3 कैपेसिटर्स, A और B के बीच में C1, C2, C3, इसको चेक करिए सीरीज है कि पैरेलल है।
क्या सीरीज या पैरेलल, कंडीशन लगाइए। ओके, ए से चलना शुरू करिए, कहां पहुंचना है? बी। क्या ऐसा रास्ता है कि एक कैपेसिटर को पार करके आप बी पहुंच जाए? है, यहां से हमने ए को पार किया और बी आ गए। ओके, इसके लिए इस रास्ते से जाइए, ऐसे ऐसे पहुंचे, इधर से आए, ये कैपेसिटर जंप किया और ऐसे चले, फिर ऐसे गए, बी आ गए। तो ए और बी के बीच में एक कैपेसिटर आया। तीसरा रास्ता देखिए, यहां से हम गए, यहां पहुंचे, इसको पार किया, यहां। तो ए से बी जाने के लिए 3 रास्ते और तीनों में एक एक कैपेसिटर आया। ये किसकी शर्त है? पैरेलल की सीरीज, पैरेलल। इसलिए ये तीनों कैसे हैं? पैरेलल। समझ आया? इस तरह से आपको ध्यान देना है कि पैरेलल की शर्त पूरी हो रही है या सीरीज। और जो हमारी शर्त थी कि एक प्लेट से एक जुड़नी चाहिए तो दूसरी से दूसरी भी जुड़नी चाहिए, वो भी फुलफिल हो रही है। देखिए C1 और C2 में ये प्लेट इस प्लेट से जुड़ी, इसका नाम ए। ये प्लेट ये ऐसे गई और इस प्लेट से जुड़ी, बी से जुड़ा, ए से जुड़ा, बी से जुड़ा, पैरेलल में है। वैसे ही इसके साथ, ये इसके साथ जुड़ी है बी, और ये वाली ये ऐसे जाके इसके साथ जुड़ी है, ठीक है। तो ये कैसा कनेक्शन हो गया? पैरेलल। समझ में आ गया? ओके। अब इसके बाद हमारे कॉम्बिनेशन वाले कनेक्शन भी होते हैं। कॉम्बिनेशन वाले कनेक्शन कैसे? दिस इज सीरीज, दिस इज पैरेलल। अब सीरीज और पैरेलल का कॉम्बिनेशन देखिए। सीरीज और पैरेलल का कॉम्बिनेशन ये ए से लेके बी तक C1, C2, C3 3 कैपेसिटर है। तो सीरीज है कि पैरेलल? तो आंसर है मिक्स्ड है। मिक्स्ड है। मिक्स्ड में कौन क्या है? C1 और C2 सीरीज में है और दोनों मिलाकर C3 के पैरेलल। समझ आया? इसको क्या बोलते हैं? मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। तो हम लोग तीनों चीजें स्टडी करेंगे, सीरीज, पैरेलल एंड मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। ओके, तो इसको शुरू करते हैं। ये आपको बार बार पहचानने आने चाहिए। जनरली इसके जो क्वेश्चन आते थे, अभी तो मैं देख रहा हूँ 1-2 साल से नहीं आ रहे थे, पर पहले क्वेश्चन आते थे उसमें इस तरह के क्वेश्चन रहा करते थे। जैसे ये हमने बहुत सारी प्लेट्स ली जो अल्टरनेट एक दूसरे के सामने रखी। वन, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 प्लेट्स को हमने लिया और ये ऐसे 4 प्लेट इधर जोड़ दी बी में और ये 4 प्लेट जोड़ दी। ये 8 पैरेलल प्लेट्स है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 plates which are kept alternate, and every alternate plate is joined to connected to one terminal. Then how many capacitors are there and what type of connection is this? तो पहले तो ये बताइए कैपेसिटर बने कितने? कैपेसिटर क्या होते हैं? एक प्लेट में कौन जुड़ेगा? प्लस, और एक में कौन जुड़ेगा? माइनस। एक में माइनस, एक में प्लस, दोनों आमने सामने। तो ये क्या बन गया? कैपेसिटर। वेरी सिंपल। ये देखिए प्लेट नंबर 1 किससे जुड़ी है? बी से। प्लेट नंबर 2 किससे जुड़ी है? ए से। ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस सामने सामने आया, तो ये हमारा कैपेसिटर नंबर 1 बन गया। ये माइनस और ये वाला प्लस। ओके, अब इन दोनों प्लेट्स को देखिए, ऊपर वाला किससे जुड़ा हुआ है? प्लस, नीचे वाला माइनस, प्लस माइनस। ये कैपेसिटर बन गया।
अब आगे आप सोचते जाइए, कितने बने? 7। कितनी प्लेट जोड़ेंगे? 8। तो 8 प्लेट जोड़ने से कितने कैपेसिटर बनते हैं? 7। 10 जोड़ेंगे तो समझ आ गया? बस ये हम टेक्निक याद रखिए कि अल्टरनेट प्लेट्स को बनाकर हम जोड़ेंगे। अब ये बताइए कि ये जो कॉम्बिनेशन है, ये C1 C2 C3 ये सीरीज है कि पैरेलल है? क्यों पैरेलल? हर एक कैपेसिटर की एक प्लेट किससे कनेक्ट है? A से, और दूसरी किससे कनेक्ट है? B से। ये देखिए, हर कैपेसिटर की एक प्लेट A से कनेक्ट है और दूसरी प्लेट B से कनेक्ट, इसलिए ये पैरेलल है। यही चीज यहाँ दी हुई, इसलिए सब आपस में कैसे हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन। समझ में आया? इस तरह से हमारे पास बहुत तरह के कॉम्बिनेशन हैं। एक बार हम लोग उसको कर ले कि इन दोनों के क्या क्या इफेक्ट होते हैं, तो ये वाले सारे फिगर हम निकाल कर ले सकते हैं। जैसे ये कितने कैपेसिटर, कैसा कॉम्बिनेशन? ये पुराने कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है। बोलिए कितने बने? 2। यहाँ नहीं बन पाए क्योंकि ये दोनों प्लस, इसलिए एक ये और एक C1 एंड C2। ठीक है, अब ये सीरीज है कि पैरेलल है? नहीं, पैरेलल। क्यों पैरेलल? दोनों की एक प्लेट एक तरफ जुड़ी है और ये वाली प्लेट एक तरफ जुड़ी है, इसलिए ये दोनों कैसे हैं? पैरेलल। तरीका समझ आया? तो किसी भी तरह का कॉम्बिनेशन देके हमसे पूछा जा सकता है और उसको हम बना सकते हैं कि ये कैसा बनेगा। कितने कैपेसिटर बने? सोचिए सोचिए। ये इसके पास कौन से चार्जेस आए? इसने इंडक्शन किया, इसको खींचा और इसके माइनस को रिपेल किया। माइनस कहाँ चले गए? ऊपर। इसमें कौन सा आया? इसको माइनस चाहिए और ये ऑलरेडी माइनस को पुश कर रहा है। माइनस कितने कैपेसिटर आए? 3 कैपेसिटर। अब ये तीनों कैपेसिटर सीरीज है, पैरेलल है, मिक्स्ड है, वो सोचिए। मिक्स्ड है, ओके। तो इसके मैं नंबर दे देता हूं C1, C2 एंड C3। देख के बताइए अगर मिक्स्ड है तो कौन सा सीरीज, कौन सा पैरेलल? ओके, फिर से मैं आपके लिए थोड़ा और इसको क्लियर करता हूँ। इस प्लेट का नाम है A, इस प्लेट का नाम है B, इस प्लेट का नाम है C, इस प्लेट का नाम है D। A B C D रीअरेंज करके देखिए कैसे रीअरेंज करना है। ये हमने बैटरी लगाई और ये बैटरी का प्लस, ये है माइनस। ओके, अब प्लस के साथ एक प्लेट लगी है, प्लस के साथ कैपेसिटर की ये एक प्लेट लगी है, जिसपे कौन सा चार्ज है? प्लस। इसके सामने माइनस से डायरेक्ट एक प्लेट आई है, इसके सामने माइनस से एक डायरेक्ट प्लेट आई है, माइनस। ये एक कैपेसिटर कर दिया, तो ये दोनों कहाँ जाएंगे?
ओके, इसी प्लस के साथ में, अच्छा ये भी एक प्लस बना है, प्लस, और इसके सामने क्या बना, माइनस। ये कौन सा है, प्लस, ये प्लस माइनस, ये वाला प्लस और ये वाला माइनस, प्लस इधर आ गया और माइनस इधर आ गया, ये माइनस। ओके, अब ये माइनस और ये प्लस, एक और माइनस और एक ये प्लस। अब इन तीन में से कौन किससे जुड़ा है, इसका माइनस इसके प्लस से जुड़ा है, यानी ये बना C2, इसका प्लस और ये माइनस C1। प्लस से हम गए ये और ये, ठीक है, दो माइनस आए, इस माइनस से और इस प्लस से, ये माइनस इधर आया और ये प्लस इधर आया। हाँ क्या चीज, वो कोई बात नहीं, कैपेसिटर कितने बने ये हमको दे, C1 C2 C3, ठीक है, इसमें अटक जाएगी।